तो देखिए बोर्ड के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है पेपर 2017 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें को क्या क्वेश्चन आए थे 1 to 6 चैप्टर से लेकर उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड। तो बताइए होलो और सॉलिड पे डिपेंड करता है कि अगर हम किसी और किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज देते हैं तो मतलब नहीं करता। क्यों नहीं करता? हाँ, तो क्वेश्चन है डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड। सही बात। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि जो सरफेस है बॉडी जो है वो होलो है या सॉलिड, बिकॉज चार्ज हमेशा किस पे लाई करता है? सरफेस पे लाई करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A long straight current carrying wire passes normally through the center of circular loop। ठीक है। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जो कि एक सर्कुलर लूप में से होके गुजर रहा है, मतलब इसके अंदर से होके गुजर रहा है जिसमें से करंट जा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है a long straight current carrying wire passes normally through the center of circular loop if the current through the wire increases। यानी कि ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ये इंक्रीज कर दें, इन बढ़ा दें। if the current through the wire increases will there be an induced EMF in the loop। क्या इसमें इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ होगा? यस, होगा। अच्छा सोनिया। दिव्यांशु तू बता कितना क्या होगा, होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा शायद। नहीं होगा। अच्छा, दिव्यांशु का आंसर है नहीं आएगा, सोनिया का अभी तक आंसर आया नहीं है, आप लोग कह रहे हो कि होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, होगा तो क्यों होगा? पहले तो ये बताओ, फिर नहीं होगे का आंसर सुनेंगे। क्यों तो पता होना चाहिए ना। चेंज इन फ्लक्स। ओके, चेंज इन फ्लक्स की वजह से होगा। दिव्यांशु क्यों नहीं होगा? सर ईएमएफ होता है वो। अरे सर। अरे सर बताइए सर जी। आंसर है नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसमें से करंट इंक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो नॉर्मली वायर में से निकलेंगी। और ये कैसे जा रहा है? ये इस तरीके का लूप है और इसमें से ये वायर जा रहा है। अगर ये नॉर्मली निकलेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल जो है वो फ्लक्स नहीं बना पाएगा, मतलब कि क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब अगर क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ही नहीं। जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और अगर आप देखो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी और एरियल वेक्टर इस साइड जाएगा तो एंगल 90 और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। नो एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर विल बी इन द प्लेन of the circular loop so magnetic flux will remain zero। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है। एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज बी। ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है बी दे रखा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दे रखा है? बी दे रखा है। एंड एंगल ऑफ डीप इज 60। एंगल ऑफ डीप कितना दे रखा है? 60 डिग्री। What is the value of horizontal component of the Earth's magnetic field at equator? इसने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी इक्वेटर पे। ठीक है। तो एट इक्वेटर जो होता है
ये ध्यान रखना, एट इक्वेटर जो होता है वो एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एट इक्वेटर जो होता है एंगल ऑफ डिग्री कितना होता है, एंगल कितना होता है डिप, 0 डिग्री होता है एट इक्वेटर। ठीक है। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, तो कॉस डिप। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाता है, कॉस डिप, ये हो गया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया। एक मिनट होल्ड करो। बी एच बी कॉस डिप। तो अब आपको क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, बी, और बी ई, और कॉस डिप, कॉस डिप में एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, दैट इज 2b। ठीक है, ये कितनी आ गई, 2b। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है इक्वेटर पे, क्या पूछा है, एट इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट का फॉर्मूला यही ले लेंगे, बी ई कॉस डिप। एट इक्वेटर पे कॉस डिप, एंगल डिप कितना होता है, 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री। तो बी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आई है, 2b, और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, तो आंसर क्या आ गया, 2b। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 2b, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2b। क्लियर। तो ये तो असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि असाइनमेंट, और काफी कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट से आते हैं बोर्ड में, इसीलिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको। बहुत से क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के मिलेंगे वहां पे, सोनिया ने पहले ही बता दिया था 2b। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, क्या नाम है, समीर, रचित, आशीष, समझ में आया। हाँ, दिव्यांशु, समझ में आया। दिव्यांशु बोला है, नो कौन बोल रहा है, दिव्यांशु। यस सर। इधर किसने नो बोला, गूगल मीट पे। क्या यस सर नो सर कर रहे हो, बोलो किसको नहीं समझ में आया, समझाऊं। समीर नहीं आया समझ में, तो बोल, फिर नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बता। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, ये तुम्हें लर्न रखना है, ये याद रखना है। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है। इक्वेटर क्या होता है, अर्थ का जैसे ये होता है ना, ऐसे प्लेन होता है, तो ये एक पोल हो गई जिसके अराउंड वो रोटेट करता है, और इक्वेटर होता है ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 हो जाता है, यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप 0 होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है समीर। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, 8 चैप्टर, एटम न्यूक्लियाई, 8 चैप्टर, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। हम्म, यही क्वेश्चन थे अभी तक के, इतने ही क्वेश्चन थे सेक्शन ए और बी में। अब सी सेक्शन देखो, है ये क्वेश्चन था कैसे, ए का हो गया, बी में है नहीं कुछ।
फिर आता है सेक्शन सी में क्वेश्चन एक, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो ये कौन निकाल के बता सकता है? मतलब साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये देखो, अगर आप साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे तो उसमें हमने साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल पढ़ा है, डायग्राम पढ़ा है और थ्योरी भी पढ़ी है। तो थ्योरी के अंदर हमने रेडियस निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी। क्या कह रहे हो? हाँ, QB बाई 2πm, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB बाय 2πm। और ये कैसे आया था? सेंटीमीटर फोर्स, यानी बॉडी आप देखोगे साइक्लोट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटीमीटर फोर्स है ना। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सेंटीमीटर फोर्स होता है mv² बाय आर, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, है ना, QVB यही होता है। इससे आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपॉन में mv बाय आर ऊपर QV, mv बाय QV, R इज इक्वल टू क्या आ गया? mv बाय QV। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है ना। तो डिस्टेंस यानी कि क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस। इसका डिस्टेंस मतलब सरकमफ्रेंस, तो क्या हो जाएगा? 2πr। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2πr। और स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। r की वैल्यू आप निकाले हो, तो v अपॉन में 2πmv इंटू में qv, v से v गया तो आप देखते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया? QB अपॉन में 2πm। ये निकालने के लिए बोला था। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? अ ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। ठीक है, एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ड्यूट्रॉन समझते हैं? ड्यूट्रॉन समझ लीजिए, H12। ठीक है, H12 को हम कहते हैं ड्यूट्रॉन। तो कह रहा है कि एक ड्यूट्रॉन है एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के थ्रू उसको क्या करा गया? एक्सेलरेट किया गया। कैन बोथ बी एक्सेलरेटेड विद द सेम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या हम दोनों ड्यूटोरियम और प्रोटॉन को सेम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से ऑसिलेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग चाहिए होगा? कोई बता सकता है? चलो इतना हिंट दे देता हूं, इस फॉर्मूले के बेस पे आंसर है। क्या? इस फॉर्मूले के बेस पे आंसर है। समीर कुछ बोल रहा है? देखिए कैसे होगा। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देखो साइक्लोट्रॉन में होता है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आपको पता ना, जो पोलैरिटी चेंज करता है डीज के बीच में, इस तरीके से डीज के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है मास पे, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है मास पे। तो अगर मास पे डिपेंड कर रहा है तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग है। ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या है? अलग अलग है। तो अगर दोनों का मास अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी तो अलग अलग चाहिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर अलग होगी तो ऐसे केस में ऑसिलेटर, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, उसको वो भी क्या चाहिए होगा? अलग अलग चाहिए होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा नो।
The mass of the two particles, it means deuteron and proton, is different. Since cyclotron frequency depends inversely on the mass, they cannot be accelerated by the same oscillator frequency. Clear? फिर ये क्वेश्चन वहां से आ गया, ये आया आप क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी तक कितने क्वेश्चन कराए मैंने? 2-3 क्वेश्चन ही कराए। हाँ, प्रोटॉन तो एक ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। नहीं, न्यूट्रॉन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर मास। न्यूट्रॉन में क्या होता है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। एक मिनट, H12 हाँ, न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, इधर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A resistance of R draws current from potentiometer, यानी कि एक पोटेंशियोमीटर है, हमने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ R draws current from a potentiometer. The potentiometer wire AB, यानी कि ये इस तरीके से है, आप समझिए, ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी आएगा। आर नॉट सेंटर पे है और ये रेजिस्टेंस है आर, ए बी वी, ठीक है। सो और करंट इसमें से ये I1 जा रहा है, ये सी पॉइंट मान लीजिए। तो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ आर ड्रॉज करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट, a voltage V is supplied to the potentiometer, derive an expression for the voltage across R when the sliding contact in the middle of the potentiometer wire, यानी पोटेंशियल इसके अक्रॉस निकालना है, कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल निकालना होगा। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? ये सर्किट है जिसमें आर जो है करंट ड्रॉ कर रहा है I1, ठीक है, और ये आर नोड रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल है। इसमें से जो ये सी पॉइंट है वो आर नोड के मिडल में है, तो वो पूछ रहा है कि इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इन सबको ध्यान में रखना होता है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हमें करंट का अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि सर्किट में कितना टोटल करंट जा रहा है उसका अमाउंट हमें पता होना चाहिए। अब अगर टोटल करंट निकालोगे तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल तो V गिवन है, पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर आप देखो, अगर ये मिडल में है तो हम ये कह सकते हैं कि ये R0/2 हो गया और ये R0/2 हो गया, यानी R0 दो हिस्सों में बट गया। एक R0/2 के साथ R पैरेलल में है और ये दोनों मिलकर R0/2 के साथ सीरीज में है। तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/R
वन निकालते हैं जो कि सॉल्व होगा, क्योंकि आर नोट बाय टू और आर पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r नोट बाय टू यानी कि 2/r नोट। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आर नोट प्लस 2r, ये आया 1/r1, है ना। ये क्या आ गया 1/r1, तो r1 इज इक्वल टू क्या आ गया आर नोट अपॉन में आर नोट प्लस 2r। ठीक है, ये चीज समझ में आई। क्लियर है, ये आ गया R1। अब ये है इसके साथ सीरीज में, तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आर नोट बाय आर नोट प्लस 2r प्लस में आर नोट बाय 2। ठीक है, अब इसको या तो सॉल्व कर लो या एज इट इज रहने दो, जैसे भी सही लगे। ठीक है, जैसे भी सही लगे, ऐसे रहना चाहते हो ऐसे रख लो, या पूरा सॉल्व करना है पूरा सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करोगे तो 2r नोट प्लस आर नोट प्लस 2r अपॉन में 2r नोट प्लस 4r। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2r नोट प्लस आर नोट का स्क्वायर प्लस 2r नोट अपॉन में 2r नोट प्लस 4r। तो 2r नोट क्या हो गया 4r नोट प्लस आर नोट का स्क्वायर अपॉन में 2r नोट प्लस 4r। तो ये एलसीएम करके हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, तो टोटल करंट आ जाएगा V अपॉन में R। V तो गिवन ही है, टोटल R है हमने निकाला है 4r नोट प्लस आर नोट का स्क्वायर अपॉन में 2r नोट प्लस 4r। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या है, अगर आप देखो तो I इज इक्वल टू कितना हो गया आपका V इंटू में 2r नोट प्लस 4r अपॉन में 4r नोट प्लस आर नोट स्क्वायर। ये आ गया टोटल करंट। अब देखो टोटल करंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज केस हो गया। अगर सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो एक आपका बन गया आर नोट बाय 2 और आर मिलकर क्या बन गया आपका R1, है ना। ये क्या बन गया R1, और साथ में है आर नोट बाय 2। अब इसमें से करंट आ ही जा रहा है ये, तो आप बताइए सीरीज में जब करंट जाता है तो कैसा होता है सेम, यानी कि यही करंट इसमें जाएगा और यही करंट इसमें जाएगा, बट इसका पोटेंशियल अलग होगा और इसका पोटेंशियल अलग होगा। अब अगर जो पोटेंशियल आप R1 के अक्रॉस निकालोगे तो वही तो R के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल आप R1 के अक्रॉस निकालोगे वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा R के अक्रॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल निकाल दो V इज इक्वल टू आई इंटू में R1, है ना। V इज इक्वल टू आई इंटू में R1, तो कितना आ जाएगा ये V1 इज इक्वल टू आई कितना है V अपॉन में 4r नोट प्लस आर नोट स्क्वायर 2r प्लस 4r नोट इंटू में R1 कितना है हमारे पास आर नोट अपॉन में आर नोट प्लस 2r। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें से अगर मैं टू उल्टा हो गया, अच्छा ये आर है, ये आर नोट है, तो टू कॉमन लोगे तो टू से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर V 2r नोट अपॉन में 4r नोट प्लस आर नोट स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि इसमें से आर नोट कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। इसमें से आर नोट कॉमन लोगे तो एक आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2VR अपॉन में 4r प्लस आर नोट, 2VR अपॉन में
4r प्लस आर नोट। ये आ गया आपका पोटेंशियल। समझ में आया? क्या किया हमने पहले निकाला, हमें निकालना होगा पहले टोटल करंट, और टोटल करंट के चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस का अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बढ़ गया है। एक ये आर नोट 2 हिस्सों में बढ़ गया है, आर नोट 2 हिस्सों में बढ़ गया, आर नोट बाई 2 और आर नोट बाई 2, और ये आर है। ये वाला आर नोट जो है ये इस आर के साथ पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करने के बाद आर वन बन गया, और आर वन किसके साथ हो गया, फिर आर नोट बाई 2 के साथ सीरीज में है। तो फिर इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करने पे सीरीज वाला आया 4 आर नोट प्लस आर नोट अपॉन में 2 आर नोट प्लस 4 आर। ये आ गया सीरीज का रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज का रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें चाहिए टोटल करंट, तो टोटल करंट आ जाएगा V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस को पुट कर दिया, ठीक है, सिंपली रखा है और कुछ नहीं करा है। उसके बाद अब आप सोचिए कि ये जो है ये R1 और R1 और R नोट बाई 2 में है। तो अगर जो टोटल करंट निकाला वो R1 में से भी जाएगा और ये R नोट बाई 2 में से भी जाएगा। हमें पोटेंशियल निकालना है R के अक्रॉस। तो अगर हम पोटेंशियल R1 के अक्रॉस निकालेंगे तो R1 किससे किससे मिलकर बना है, R1 जो बना है वो R नोट बाई 2 R से मिलकर बना है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल मतलब ये भी पैरेलल ही है एक तरीके से, इसका सिंपल टोटल वैल्यू है। तो अगर पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, टोटल पोटेंशियल आता है, पैरेलल में जो टोटल पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस को दे दिया जाता है। ये पढ़ा है ना आपने? टोटल में जो रेजिस्टेंस आता है टोटल, वही टोटल पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस को दे दिया जाता है पैरेलल कनेक्शन में। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल इस R1 के अक्रॉस निकालूंगा तो इसके अंदर जो टोटल जो रेजिस्टेंस पैरेलल में उन सभी को वही पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि R नोट को 2 बाई को भी वही मिलेगा और R को भी वही मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि पोटेंशियल मैंने अक्रॉस R1 निकाला, V1 इक्वल टू आई R1। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वही होगा R के अक्रॉस, ठीक है, वही होगा R के अक्रॉस, जो कि आएगा 2VR अपॉन में 4R नोट। यहाँ पे मैंने कॉमन लेके सॉल्व किया है। देखो यहाँ से 2 और 4 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो R नोट प्लस 2R कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि नीचे R नोट और ऊपर R नोट कॉमन ले सकते हैं, तो R नोट से R नोट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 2VR अपॉन में 4R प्लस R नोट। क्लियर है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? R और R नोट में से हाँ अलग करंट पास होगा। करंट पे मत जाओ ना, देखो मेन निकालना क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को करंट के साथ मत रिलेट किया करो, क्योंकि दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। अगर हमें करंट के बारे में पूछता तब हम करंट को लेके सॉल्व करते, करंट का क्या अलग है क्या सेम है उसको हम उसका कॉन्सेप्ट लेते। हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल के बारे में, तो हम पोटेंशियल का सोच के चलेंगे कि पोटेंशियल कैसे आएगा, करंट अलग आए या सेम आए उससे हमें मतलब नहीं है। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम पोटेंशियल की बात लेके चलेंगे ना। अब हमें ये पता है कि पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, अब चाहे वो सेम करंट से आए या डिफरेंट करंट से आए, पोटेंशियल तो आएगा ना, ठीक है। ये चीज है। और किसी को कोई डाउट? सोनिया, दिव्यांशु? सर एनसीईआरटी में कुछ अलग सॉल्व किया हुआ है ना? एनसीईआरटी में करा होगा, अलग सॉल्व किया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। मैंने तो अपना हिसाब से कर दिया इसको सॉल्व, देखता हूँ। एनसीईआरटी यहीं रखी है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिसिटी का है ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियोमीटर लास्ट एग्जांपल। लास्ट है। R1 निकाला R नोट से, I निकाला V बाय
नहीं, यही किया है, बस उसने आर की वैल्यू पुट नहीं करी है। जो हमने R1 निकाला है ना, हमने क्या किया, R1 की वैल्यू पुट कर दी है। उसने R1 की वैल्यू पुट नहीं करी है, उसने R1 की वैल्यू लास्ट में जाके पुट करी है, ताकि ज्यादा ये जैसे दिख रहा है ना कि भरा भरा सा लग रहा है, वहां पे भरा भरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसने R1 की वैल्यू पुट नहीं करी है। R1 को एज इट इज लेते चला गया और लास्ट में वैल्यू पुट कर दी उसने। ठीक है सोनिया? ओके सर। दिव्यांशु? चलिए, रचित क्लियर है? अच्छा, चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं अभी? अरे ये तो 10th है, इसमें तो ऐसा कुछ किया भी नहीं मैंने। कौन सी बात नहीं समझ, कौन सी बात नहीं समझ में आई इसमें, बताओ। ये, हाँ, ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियोमीटर होता है। चैप्टर 3 पढ़ोगे ना, तो चैप्टर 3 में एक पोटेंशियोमीटर होता है, उसमें एक अलग से वायर लाके हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये वायर क्या है, ये जो सी पॉइंट है ना, ये समझ लो रेजिस्टेंस के बीच मिडल पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस के बीच में मिडल पॉइंट में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस दो हिस्सों में बट गया, एक इधर बट गया और एक उस साइड बट गया। तो अब अगर पूरा आर नोट है तो ये आधा आधा हिस्सा बच गया, तो आर नोट बाय टू इस हिस्से को मिल गया, आर नोट बाय टू इस हिस्से को मिल गया। अब ये हिस्सा पैरेलल में है और ये हिस्सा सीरीज में है, तो इस तरीके से किया है। मतलब ये समझ लो ये वायर कनेक्टेड है। हाँ, राइट लेफ्ट हैंड वाला जो आर नोट बाई टू है ये आर के पैरेलल में हो गया, और ये दोनों मिलकर आर नोट बाई टू के साथ में राइट वाले के साथ में सीरीज में हो गए। और कोई बात? हाँ, बाकी बस वही 10th का ही हिसाब है और कुछ नहीं, बस पोटेंशियोमीटर ही अलग से डिवाइस है जो चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे, जब पढ़ोगे। ओके, और कोई क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये नहीं है। तो अभी तक आपने क्या देखा, बोर्ड के क्वेश्चन आए 1 to 6 में, इसमें क्या लगा, आपने क्या एनालाइज किया आप लोगों ने, एक एक करके बताओ। पहले सोनिया बताएगी, बताओ सोनिया क्या एनालाइज किया आपने। सर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से और थोड़ा बाहर से। थोड़ा बाहर से, थोड़ा एनसीईआरटी से। थोड़ा बाहर से क्या, बाहर से बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके बाहर कर दे रहे हैं ना, यस सर। बाकी जो पढ़ा है उसी से है ना, अलग तो कुछ नहीं है। यस सर। समीर बताओ क्या लगा, क्या एनालाइज किया आपने। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आसान है, पढ़ेगा तो आसान है, नहीं पढ़ेगा ना तो मुश्किल ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तू पढ़ेगा तो तेरे भी 90 अबव आ सकते हैं फिजिक्स में, समझ गया? हाँ, आशीष आपने क्या एनालाइज किया? हाँ, मेन यही है, आप अगर ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो तो आपकी क्वेश्चन इजीली सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी यही चीज है कि प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी। रचित, आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कितना एनालाइज किया, क्या एनालाइज किया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। दिव्यांशु जी आप भी थोड़ी राय दे दीजिए, बोल तो रहे नहीं है आप, थोड़ा बोल के जवाब बताएं कितना क्या एनालाइज किया आपने। एनसीईआरटी में से ही है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हाँ, तो जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको अच्छे से लर्न करो दिव्यांशु जी, ठीक है? नहीं तुम्हारी अलग से क्लास लूंगा मैं, ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन एक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 17,
फाइंड इक्विवेलेंट, अच्छा इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, थर्ड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। कॉम्बिनेशन कहाँ गिवन है, कॉम्बिनेशन तो दिया ही नहीं हुआ, इमेज नहीं है इसके अंदर, डायग्राम नहीं है इसके अंदर, छोड़ो फिर डायग्राम नहीं है। मतलब ये वही इजी हो गया कि मतलब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, फिर उसके बेस पे चार्ज निकालो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, फिर एनर्जी स्टोर निकालो, तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ एनर्जी एनर्जी हाँ हाँ चलिए उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या बोला, एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे, डायरेक्ट डेरिवेशन है, कराई हुई है। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन बताइए जब इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओरिएंटेशन जब भी पूछेगा इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो एंगल पूछ रहा है। तो स्टेबल का मतलब क्या हुआ, इसको रब कर दूं। अच्छा दिव्यांशु सोनिया आप थोड़ा दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए, ये खत्म ही होने वाली क्लास। अच्छा एक चीज और पूछ रहा था, जब रुक जाओ, क्लास आप लोगों की अगर मैं 5 से 6 कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांशु सोनिया, नो सर। दिव्यांशु, नो सर। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और है, वो क्लास रिकनेक्ट करके पूछता हूँ। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, जब स्टेबल होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक डायपोल की होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ऐसे में अपोजिट डायरेक्शन होगी तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे पढ़ा ही हुआ है ये। उसके बाद फिर ये अलग है, फिर क्वेश्चन आता है देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन से ही आप समझ जा सकते हो कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो इसी से आपको देखिए बोर्ड के लिए पढ़ना तो है पर स्मार्ट स्टडी भी करना है, ये नहीं कि घसीटते चले जाओ, ठीक है, हर चीज पढ़ते चले जाओ, क्योंकि आखिर लास्ट में बोर्ड के मार्क्स ही इंपॉर्टेंस देते हैं। और बोर्ड के मार्क्स अगर लाने हैं तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। आप एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इस चीज को अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 मतलब कुछ गिने चुने पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हर चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो इसका प्रिंसिपल याद है किसी को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? Current carrying coil placed in magnetic field. Current carrying conductor placed in magnetic field experience a force, एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से कॉइल क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है, ठीक है। उसके बाद रेडियल फील्ड
why is it necessary to use radial field, magnetic field, cylindrical soft iron core in galvanometer? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों है हमें यूज करने की? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में टॉर्क उसके ऊपर लग सके, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में टॉर्क क्या लग सके, अप्लाई हो सके कॉइल के ऊपर। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर की जरूरत क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि अगर हम और कोई मटेरियल लेंगे तो उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। सॉफ्ट आयरन कोर होगा तो वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो डी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज को जल्दी से गेन नहीं करेगा, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड to have deflection proportional to current to maximize the deflection torque acting on the current carrying coil, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टॉर्क को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड होता है, टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी। रेडियल हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम जो करंट सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकें। आगे क्या पूछ रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सब थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं किया हो, ये सारा किया है। कैन ए गैल्वेनोमीटर एज सच बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट? एक्सप्लेन। क्या हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर को हम करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में करंट जाएगा तो वो उसके कॉइल को डैमेज कर सकता है। हम गैल्वेनोमीटर सिर्फ यूज करते हैं स्मॉल अमाउंट करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ना कि हाई अमाउंट करंट को मेजर करने के लिए। इफ यू यूज गैल्वेनोमीटर फॉर मेजरिंग हाई अमाउंट ऑफ करंट, देन इट विल डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर कॉइल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था। इसके और में क्या क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट और में क्या क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 एंड S2, यानी कि जो हमने चैप्टर 6 में लास्ट डेरिवेशन करी थी कोएक्सियल वाली म्यूचुअल इंडक्शन की। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और डायरेक्ट उठ के आती है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, शायद 5 का, ये नहीं 5 का नहीं है, 2-3 का है। तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आता है सेक्शन ई 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें अभी कुछ नहीं है। हम्म 26 क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, derive an expression for drift velocity of electron in conductor। drift velocity तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहला क्वेश्चन क्या है, derive an expression for drift velocity of electron in conductor, hence deduce Ohm's law। direct question, a wire whose cross sectional area is increasing linearly from its one end to other, it's connected across battery of V volt, which of the following quantity remain constant in the wire। कह रहा है कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहे हैं लिनियरली, ठीक है, एक साइड से, फ्रॉम इट्स वन एंड टू द अदर, is connected across a battery of V volt, which of the following quantity remain constant। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगी? यानी कि एक वायर है,
एक साइड से क्या कर रहे हैं, इसके एरिया को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, एरिया को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो पूछा है इनमें से कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी अगर बैटरी सेम है तो वो तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ही इंक्रीज कर देगा ना, इसलिए जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो सेम रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज होंगी। इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, मतलब चेंज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द टू किरचॉफ लॉज, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन। द करंट इज ड्रॉन, फिर एक बैटरी दे रखा है, कनेक्शन दे रखा है आपको, सॉल्व करना है इसको। क्या है ये, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये सर्किट है इस तरीके से, ठीक है, ये सर्किट है जिसमें इसका ईएमएफ ई दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है। गूगल मीट कैंसिल। क्या किया आपने, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, सॉल्व कर लिया। फिर ये दोनों एक बन जाएंगे, सीरीज बन जाएंगे, सॉल्व कर लिया। फिर ये तीनों से पैरेलल बन जाएंगे, सॉल्व कर लिया, यानी पैरेलल सीरीज पैरेलल, पूरा सॉल्व करके आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, यानी टोटल रेजिस्टेंस। उसको यहाँ पुट करोगे, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ गिवन है, ईएमएफ ये दे रखा है, आपका करंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके आप मेरे को गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे अभी, या क्लास के बाद, या मॉर्निंग तक, मैं चेक करूँगा। ठीक है, समझ गए। और पावर कंज्यूम निकालना है आपको। पावर कंज्यूम निकालना है मतलब कि इसके अक्रॉस कितना पावर यूज होगा। इसके अक्रॉस पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना, आई स्क्वायर आर। ये पावर का फॉर्मूला यूज होगा, आई स्क्वायर इंटू में आर। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस इंटू में जो करंट आया होगा, पुट करोगे, आपका पावर कंज्यूम आ जाएगा। और करंट कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है। ये आपका होमवर्क है आज का, आप इसको सॉल्व करके अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम में सभी के सभी। ठीक है, दिव्यांशु, सोनिया, समीर, रचित, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो इसको आप अपलोड कर देना अभी। कोई आज, और ये चैप्टर, मतलब चैप्टर करूँ, क्वेश्चन पेपर 2017 बोर्ड पेपर सॉल्व 1 से लेकर 6 चैप्टर तक जितने क्वेश्चन आए थे वो सभी मैंने बता दिया आपको। अब आपने खुद एनालाइज कर लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो बोर्ड के क्वेश्चन को लेकर। ये नहीं कि कुछ भी उठा के करने लग जाओ। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करो, एनसीईआरटी से रिलेटेबल क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि आप जेईई मेंस के उठा के, नीट के उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जा रहे हो। हाँ, अगर उसकी प्रैक्टिस
प्रिपरेशन करनी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ अभी बोर्ड पे फोकस करना है तो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, ठीक है। बाकी जो मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ वो असाइनमेंट सॉल्व करते रहो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। हाँ जी, हाँ सबके आर स्मॉल आर ही रखना है, फॉर्मूले के बेस पे ही आएगा। वेरिएबल के फॉर्म में आंसर आएगा। गुड इवनिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।